बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक की बात करें तो आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स आपके पास सर्जिकल ड्रेसिंग्स में कौन कौन से आते हैं। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास आता है जूट। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा हेम्प। जूट की बात करें तो इसका सिनोनिम है आपके पास गनी। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्लोएम फाइबर से कोरकोरस कैप्सुलरिस के। फैमिली इसकी क्या है, फैमिली है टिलिएसी। डिस्क्रिप्शन, इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि आपको ये ब्राउन कलर के नज़र आते हैं। जब हम इनको टच करते हैं तो इनकी जो सरफेस है वो रफ सी अपीयर होती है। जूट फाइबर्स की बात करें तो ये आपके पास लॉन्ग होते हैं 1 to 4 मीटर। आपको सिल्की मिलेंगे, लस्ट्रस हैं और गोल्डन ब्राउन इन कलर होते हैं। जूट फाइबर्स की बात करें तो इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, कॉस्ट जो है वो लो होती है। नेक्स्ट इनकी ड्यूरेबिलिटी भी और वर्सटिलिटी भी अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जूट। जूट को हम रेनी सीज़न में ग्रो करते हैं मार्च और अप्रैल के मिड में, मार्च में या अप्रैल में या अर्ली जून में। इसमें क्या किया जाता है, इसकी जब भी आप इसको सो करते हैं तो हम दो चीज़ें देखते हैं। एक तो रेनफॉल देखते हैं और दूसरा हम देखते हैं कि लैंड किस टाइप की है। इसके लिए जो हमें कंडीशंस रिक्वायर होती हैं वो वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर होता है और जो टेम्परेचर है वो 24 to 37 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन होना चाहिए। इसके लिए आपके पास जो सोइल है वो गुड डेप्थ की होनी चाहिए और उसमें आपके पास जो एनुअल फ्लड्स आते हैं और उन फ्लड्स के साथ जो सॉल्ट होते हैं वो सॉल्ट सॉइल में ज़्यादा होने चाहिए। वो बेस्ट होते हैं इस क्रॉप के लिए, ठीक है। स्टॉक का डायमीटर की बात करें तो वो 3/4 इंचज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग। नंबर फर्स्ट पे इसके आते हैं कल्टीवेशन, देन हम इसकी क्या करते हैं हार्वेस्टिंग। नंबर थर्ड पे हम इसकी करते हैं रेटिंग। नंबर फोर्थ पे आता है स्ट्रिपिंग। नंबर फिफ्थ पे आते हैं वॉशिंग, देन ड्राइंग, देन बेलिंग एंड पैकिंग और नंबर 8 पे आते हैं हमारे पास स्टोरेज। हम फर्स्ट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रोसेस है हमारे पास कल्टीवेशन प्रोसेस। कल्टीवेशन प्रोसेस हम जूट की सोइंग कब करते हैं, मार्च में या अप्रैल में या अर्ली जून में की जाती है। और फर्टिलाइज़र्स जो हम यूज़ करते हैं ताकि इसकी बेटर ग्रोथ हो सके वो हम पोटाश यूज़ करते हैं, फॉस्फोरस को यूज़ किया जाता है और नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है। नंबर सेकंड जो प्रोसेस हमारे पास आता है वो है हार्वेस्टिंग प्रोसेस। हार्वेस्टिंग प्रोसेस की बात करें तो इसकी हार्वेस्टेड किसी भी टाइम की जाती है 120 डेज़ के बाद या 120 to 150 डेज़ के बिटवीन किसी भी डे आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जब ये इसके फ्लावर्स जो हैं वो वो फ्लावर्स शेड हो चुके होंगे तब आप इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। अगर आप इसकी अर्ली हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको अच्छे फाइबर्स देंगे, हेल्दी फाइबर्स मिलेंगे। इसके बाद जब हम इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं तो हार्वेस्टेड प्लांट को हम 3 डेज़ के लिए ऐसे रहने देते हैं ताकि जो उसके लीव्स हैं वो ड्राई हो जाएं, ठीक है। नंबर थर्ड हमारे पास आता है रेटिंग प्रोसेस। अब रेटिंग प्रोसेस हमारे पास क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, हम जूट प्लांट के फाइबर्स को लेते हैं, उन फाइबर्स को लूज़ किया जाता है। कैसे, डीकम्पोजिशन होती है हार्ड सेल वॉल की और किस वजह से होती है, एंजाइम बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से, ठीक है। बैक्टीरियल एक्शन की वजह से डीकम्पोजिशन हो जाती है सेल वॉल की और आपके पास जो फाइबर है वो लूज़ हो जाते हैं। नंबर फोर्थ हमारे पास जो प्रोसेस है वो है स्ट्रिपिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फाइबर्स को रिमूव करते हैं स्टॉक से जब आपके पास रेटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है। इसमें हम सिंगल प्लांट लेते हैं, ठीक है, उसके फाइबर्स को हैंड से रिमूव कर लेते हैं। नंबर फिफ्थ हमारे पास आता है वॉशिंग प्रोसेस। वॉशिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्टेड फाइबर्स को लेते हैं, उनको वॉश करते हैं क्लीन वाटर के साथ। फिर हम क्या करते हैं, जो डार्क कलर होता है फाइबर्स का
उसको रिमूव करने के लिए हम इन फाइबर्स को डिप कर देते हैं टैमरिंड वाटर में। टैमरिंड वाटर में हम इसको डिप करते हैं 15 to 20 मिनट्स के लिए। इसके बाद इसको दोबारा वॉश किया जाता है क्लीन वाटर के साथ, तो आपको एक अच्छे फाइबर मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्राइंग प्रोसेस। अब ड्राइंग प्रोसेस में क्या होता है, इसमें आपके पास जो फाइबर्स हैं उनको हम हैंग कर देते हैं बैम्बू रेलिंग्स पे। उसमें फिर आपके पास जो है वो सन ड्राइंग होती है, ठीक है, सूरज की रोशनी से ये ड्राई होंगे। इसमें प्रोसेस में आपको 2 to 3 डेज़ लग जाएंगे। 2 to 3 डेज़ के बाद जब इनकी ड्राइंग हो जाती है तो हम फाइबर्स को रिमूव कर लेते हैं बैम्बू रेलिंग से और वो रेडी हो जाते हैं मार्केट में सेल करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस आता है वो आता है बेलिंग और पैकिंग प्रोसेस। हम बेलिंग जो करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि आपके पास ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी बेलिंग की जाती है। इसके बाद इसको पैक कर दिया जाता है और स्टोर कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि हम जूट फाइबर्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है फीलिंग टेस्ट, कि आपको फील कैसे होता है। ये स्टिफ होते हैं, ठीक है, स्टिफनेस से फील होती है और इनके ये बैड फीलिंग आती है, ठीक है, इनको जब हम टच करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बर्निंग टेस्ट। बर्निंग टेस्ट की बात करें तो ये जब हम इनको बर्न करते हैं तो मेल्ट नहीं होते, इजीली बर्न हो जाते हैं और इनकी जो स्मेल है वो पेपर बर्निंग जैसी होती है। पेपर में भी सेलुलोजिक मटेरियल होता है और इनमें भी सेलुलोज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन। जब हम माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें पॉलीगोनल शेप्ड क्रॉस सेक्शन सेल, हम जब उसकी क्रॉस सेक्शन करते हैं तो पॉलीगोनल शेप्ड सेल्स नज़र आते हैं और दूसरे जो सेल्स मिलते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल सेल्स मिलेंगे। सोल्युबिलिटी की बात करें तो ये डिज़ोल्व हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेनिंग। हम स्टेनिंग करते क्यों हैं? हम मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए, फाइबर सरफेस की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए हम स्टेनिंग करते हैं। अब केमिकल टेस्ट कौन कौन से आप परफॉर्म करते हैं? जो केमिकल टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वो ये है कि हम फाइबर्स को लेते हैं और फिर हम इनकी स्टेनिंग करते हैं फ्लोरोग्लिसरॉल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपको डीप रेड कलर मिलता है। सेकंड टेस्ट आपके पास ये है कि आप फाइबर्स को लेते हैं और क्लोरजीन आपके पास आयोडाइड सोल्यूशन होता है, उसके साथ आप इसकी स्टेनिंग करते हैं तो आपको येलो स्टेन मिलता है। तो ये आपके पास केमिकल टेस्ट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस। इसको यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेटेड टोस, फिल्टरिंग मीडियम और एज अ स्टेनिंग मीडियम के तौर पर यूज़ किया जाता है, एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गनी बैग्स, यॉन्स एंड ड्रॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है नेचुरल फाइबर्स वो हैं हेम्प। हेम्प की बात करें तो ये इसको हम कैनबिस इंडिका भी कहते हैं, इंडियन हेम्प भी कहा जाता है इसको, और गंजा भी कहते हैं और चर्च भी कहा जाता है। हेम्प की बात करें तो आपके पास बायोलॉजिकल सोर्स है कैनबिस सैटिवा, इसको हम इंडस्ट्रियल हेम्प भी कहते हैं। फैमिली की बात करें तो कैनाबिएसी फैमिली है इसकी। हेम्प पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल है। ये वो कंपाउंड है जो प्रोड्यूस करता है साइको एक्टिव इफेक्ट्स ह्यूमन में। इसके फाइबर्स को हम किस प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं? सबसे पहले हम रेटिंग प्रोसेस करते हैं, देन हम ड्राइंग करते हैं, देन क्रशिंग की जाती है, उसके बाद शेकिंग प्रोसेस किया जाता है। शेकिंग प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो आपके पास जो वुडी पोर्शन है वो सेपरेट हो जाता है, उसकी सेपरेशन हो जाती है, तो आपको मिल जाते हैं लॉन्ग और स्ट्रेट फाइबर्स। इसके फाइबर्स की बात करें तो वो 1.8 मीटर लॉन्ग होते हैं और आपके पास इंडिविजुअल सिलेंड्रिकल सेल से बने होते हैं और इनकी जो सरफेस होती है वो इरेगुलर सरफेस होती है। हेम्प की बात करें तो हेम्प येलोइश, ग्रीनिश और डार्क ब्राउन और ग्रे कलर में आपको मिलता है। इसमें आपके पास जो ब्लीचिंग प्रोसेस है वो इजी नहीं होता, आप इजीली इसको ब्लीच नहीं कर सकते और लाइट शेड्स नहीं ले सकते। ये आपके पास स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। ये यूज़ होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोप, केबल, स्ट्रिंग एंड फॉर आर्टिफिशियल स्पॉन्जेस। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो रेजिन है,
रेजिन में आपके पास क्या क्या इंक्लूड है? कैनाबिडियोल, कैनाबिडायोलिक एसिड्स, ये सेडेटिव और एंटीबायोटिक के तौर पर यूज़ होता है। कैनाबिनॉल, कैनाबाइक्रोमीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल है आपके पास। इसके अलावा वोलेटाइल ऑयल्स हैं और कॉलिन है। अब आपके पास कैनबिस प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है फ्लैट गंगा, ठीक है। फ्लैट गंगा में हमारे पास हम क्या लेते हैं? स्टेम लेते हैं, उसको कट किया जाता है और वो स्टेम जो है वो 15 सेंटीमीटर अबव होनी चाहिए ग्राउंड से। इसके बाद उसको सनलाइट में रखा जाता है कुछ घंटों के लिए ताकि वो ड्राई हो जाए और फिर उसको कट कर लिया जाता है पीसेस में। 30 सेंटीमीटर लेंथ के पीस कट कर लिए जाते हैं। देन हमारे पास आते हैं राउंड गंगा। राउंड गंगा में क्या है? राउंड गंगा में ये प्रिपेयर्ड होती है बंगाल में और इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो टूट ना जाए, कहीं उनके ब्रेकिंग ना हो जाए। नेक्स्ट इसको चर्च के तौर पर भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल होती है। इसमें क्या होता है? आपके पास क्रूड रेजिन होता है, उसमें हम फ्लावरिंग ड्रॉप्स की क्रशिंग करते हैं हैंड से और फिर उनको कलेक्ट कर लेते हैं एक पीस ऑफ क्लॉथ में। कपड़े का टुकड़ा होता है नीचे और उसके ऊपर हम जो है वो हाथों से जो है फ्लावरिंग टॉप्स को मसलते हैं तो आपके पास क्रश करते हैं तो आपके पास फ्लावरिंग टॉप्स आ जाती हैं उस कपड़े के ऊपर। इसके बाद इसकी प्योरीफिकेशन की जाती है उनको उस कपड़े से पास करने के बाद। बाज़ात ऐसा होता है कि आपके पास कुछ लोग जो है वो लेदर एप्रन्स को यूज़ करते हैं और लेदर एप्रन्स पहन के इनके प्लांट्स के दरमियान में वॉक करते हैं तो वो जो चर्च होती है ना वो स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है लेदर के साथ और फिर इसके बाद इसकी स्क्रैपिंग की जाती है और इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। मार्केट में जो दूसरा नेक्स्ट नेम आपके पास आता है वो बंग के तौर पर ये अवेलेबल होती है। ये बंग में आपके पास क्या होता है? लीव्स होते हैं मेल और फीमेल प्लांट के, ठीक है, और इनको हम ऑब्टेन करते हैं कल्टीवेटेड या वाइल्ड प्लांट से। नेक्स्ट हम कुछ केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। केमिकल टेस्ट की बात करें तो फर्स्ट टेस्ट हमारे पास क्या आता है कि हम शेक करते हैं 0.1 ग्राम ऑफ रेजिन को 5 ml पेट्रोलियम ईथर के साथ 60 to 80 डिग्री सेल्सियस पे। इसके बाद हम 1 ml वो फिल्ट्रेट ले लेते हैं और फिर उसमें ऐड करते हैं हम 2 ml ऑफ 15% सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस इन एथेनॉल। आपको रेड कलरेशन मिलती है जंक्शन ऑफ 2 लेयर्स पे। जब हम इसको शेक करते हैं तो आपको जो अपर लेयर है वो कलरलेस हो जाती है और जो लोअर लेयर है वो अटेन कर लेती है ऑरेंज पिंक कलर, ठीक है, और रिमूव होती है वो जब आप इसमें वाटर ऐड करते हैं। सेकेंड टेस्ट की बात करें तो सेकेंड टेस्ट आपके पास क्या है? आप एक्सट्रैक्ट लेते हैं 1 ग्राम रेजिन का मेथनॉल के साथ और इसको फिल्टर कर लेते हैं और एवेपोरेट करते हैं ड्राइनेस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक्सट्रैक्ट करते हैं रिजल्टिंग रेसिड्यू को पेट्रोलियम ईथर के साथ 60 to 80 डिग्री सेल्सियस पे और इसके बाद इसको फ़िल्टर कर लेते हैं। उस फिल्ट्रेट को हम उसमें से हम डायरेक्टली जो है सेपरेटिंग फ़नल में फिल्ट्रेट को सेपरेटिंग फ़नल में डाल देते हैं। सेपरेटिंग फ़नल से हम एथेरियल लेयर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं 5% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम कार्बोनेट के साथ और 5% वेट बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। फिर हम वॉश करते हैं एथेरियल लेयर को डिस्टिल्ड वाटर के साथ। डिस्टिल्ड वाटर के साथ वॉश करने के बाद हम इसकी करते हैं डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन हम करते हैं पाउडर एक्टिवेटेड कार्बन के साथ और अगर आपके पास ज़रूरत है तो आप फिल्ट्रेट को एवेपोरेट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें ऐड कर देते हैं अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और आपके पास पर्पल कलरेशन आपको मिल जाती है। कैनबिस सैटिवा सीड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेम्प सीड ऑयल की और हेम्प सीड ऑयल जो है वो आपके पास यूज़ होता है कुकिंग पर्पस के लिए, लैम्प्स में और पेंट्स में। इसको यूज़ किया जाता है केज बर्ड फीड के तौर पर क्योंकि ये सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का। कैनबिस सैटिवा सीड्स के फ्लावर्स को हम यूज़ करते हैं और वो आपके पास सोर्स है साइकोएक्टिव केमिकल का और कैनाबिनॉइड्स जो है वो बहुत से लोग कंज्यूम करते हैं किस पर्पस के लिए? फॉर रिक्रिएशनल पर्पस के लिए, मेडिसिनल और स्पिरिचुअल पर्पसेस के लिए।
हम लीव्स और फ्लावर्स से की प्रेपरेशन और रेजिनस एक्सट्रैक्ट की जो प्रेपरेशन है, रेजिनस एक्सट्रैक्ट से जो डिराइव की गई हैं प्रेपरेशंस, हशीश वगैरह, उनको लोग कंज्यूम करते हैं स्मोकिंग के साथ और ओरल इंजेक्शन करते हैं उनकी। कैनबिस सटिवा सीड्स की बात करें तो इंडिया में ये यूज़ होता है हेलोसिनोजेनिक के तौर पर, हिप्नोटिक के तौर पर, सेडेटिव के तौर पर, एनाल्जेसिक के तौर पर और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पर। इसके अलावा इसको साइकोट्रोपिक एजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है और एंटीबैक्टीरियल एजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्ज़ाम में आपके पास ये वाइवा वॉइस क्वेश्चन भी होते हैं। वाइवा में आपके पास फैमिली वगैरह का पूछ लिया जाता है या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स में, और फिर उनके सिनोनिम भी पूछ लेते हैं। मोस्टली इनके यूजेस पूछे जाते हैं वाइवा में। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में 10 या 20 मार्क्स का, तो वो आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स इन सर्जिकल ड्रेसिंग्स, और फिर आपके पास के एक्सप्लेन करें जो नेचुरल फाइबर्स को, जो भी उनके टाइप्स हैं। ठीक है, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। या फिर आपके पास किसी एक के यूजेस पूछ लेते हैं, प्रेपरेशन पूछ लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन या केमिकल टेस्ट वगैरह पूछ लेते हैं। वाइवा में जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फैमिली से रिलेटेड पूछे जाते हैं और आपके पास यूजेस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। प्रेपरेशन और केमिकल टेस्ट अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रिक्ट वाइवा है तो उसमें आपसे पूछे जाएंगे, अदरवाइज़ यूजेस और फैमिली जो है वो ज़्यादा पूछी जाती है। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी सजेशन है देन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।